हाँ जी, हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम करेंगे क्लास वो है CRAR। तो आपने मेरे भाइयों CRR तो पढ़ रखा है ना? कैश रिजर्व रेशियो कितना रहना चाहिए? 4% रहना चाहिए। बैंक बैंक अपना पैसा RBI के पास रखता है। उसी तरह CRAR ये अलग है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो। RBI ने तय कर रखा है कि कम से कम 9% रहना चाहिए। और अगर 9% नहीं है जिस बैंक का CRAR, उस पे क्या लग जाएगा? PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब उस बैंक वो बैंक का RBI क्या कहेगी? वो बैंक अब कोई नया लोन नहीं देगी। बैंक उसके मैनेजमेंट में क्या करने लग जाएगी? दखलंदाजी करेगी, अगर उसने CRR 9% नहीं रखा तो। अब यही समझना। देखो CRR आपको पता है, कैश रिजर्व रेशियो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें आज इस पे फोकस करना है। ये क्या है? इकोनॉमिक सर्वे भी इस पे बात करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी प्राप्यता अनुपात। कि आपके पास कितनी पूंजी है, कितना पैसा है बैंक के पास, कि जी वो अपने आने वाली जोखिमों से लड़ सकता है, उसका परसेंटेज। समझ? देसी सीधी भाषा यही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट है, ये देखो कि द CRR ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैज इंक्रीज इन द पोस्ट असेट क्वालिटी रिव्यू पीरियड। पहला मेरा क्वेश्चन, ये असेट रिव्यू पीरियड क्या है? असेट क्वालिटी क्या है ये? तो आपसे कोई पूछे असेट क्वालिटी रिव्यू कब आया? 2015 में आया। इस पे हम अलग से बात करेंगे, हैं असेट क्वालिटी रिव्यू क्या है। लेकिन ये याद रखना कब है? 2015 में। ये क्या कह रहा है? CRR ऑफ दी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है इंक्रीज। यूपीएससी स्टेटमेंट दे, हाँ इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? आप बताना है। 16.7% RBI इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा आपको स्टेटमेंट दे दे कि RBI ने कितना मिनिमम है, RBI कहता है कि CRR कम से कम 9% रहना चाहिए। इसी को समझेंगे 9% कैसे निकला, ये क्या सीन है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में एक और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि 93% ऑफ द इंक्रीज इन द कैपिटल फंड वाज कंट्रीब्यूटेड बाय टायर फर्स्ट कैपिटल। अब बैंक में टायर फर्स्ट कैपिटल कौन सी है, टायर सेकंड कैपिटल कौन सी है, ये भी पढ़ना हमको। क्या कह रहा है कि 2024 में बैंकों की कुल पूंजी, बड़ी स्टेटमेंट दे दिया इकोनॉमिक सर्वे में। कुल वर्दी कितनी है? 93%। केवल टायर फर्स्ट की है 93% कुल में, टोटल में। 7% तो टायर टू की है। अगर टायर फर्स्ट क्या है, टायर टू क्या है, बैंकिंग मनी का, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, CRR का अगर आप इतिहास देखोगे तो क्या है, आपको यूपीएससी दे दे कि 2000, मैंने बोला 15 के बाद में बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा ना। 12, 13, 13, अब कितना आ गया? 16.6 आ गया। तो आपसे कोई पूछे कि हाँ 2015 के बाद में बढ़ रहा है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में बेसिक समझेंगे कि CRR है क्या। आपसे यूपीएससी पूछे CRAR ये दर्शाता है कि बैंक के पास उसकी जोखिम भारित संपत्तियों के अनुपात में कितनी पूंजी उपलब्ध है। ये सही है, वो यही है। CRR का मतलब कि आपने कितना जोखिम उठाने की क्षमता। किसी बैंक के पास भाई 17% ही क्षमता जोखिम उठाने है, तो समझना है 17% कैसे आता है। CRR की गणना केवल बैंक की जमा राशि के आधार पे होती है, ना ना डिपॉजिट पे नहीं होती। डिपॉजिट पे बिल्कुल नहीं होती, है गलत है। केवल एक ही सही होगा इसमें। ठीक, अब इन्हीं को समझना है कि भाई डिपॉजिट पे क्यों नहीं होती, TR फर्स्ट पे क्यों होती है, सेकंड पे क्यों होती है, कैपिटल पे, वही समझना है। सबसे पहले आपको ये देखना है इसकी परिभाषा किसकी, CRAR की। इसका देखो, वैसे तो हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता, मतलब कितनी पर्याप्त पूंजी है उसका अनुपात। तो कौन सी पूंजी? वो पूंजी जो आपको रिस्क वेटेज असेट में। ये एक ऐसा मापदंड है जो ये दर्शाता है या बताता है कि कोई बैंक या वित्तीय संस्था कितनी सुरक्षित है। स्थिति में अगर बैंक को नुकसान होता है तो क्या उसके पास इतना पूंजी है कि वह उस नुकसान को सह सके। यही CRR दिखाता है कि 17% तो मतलब 17% उसकी रिस्क लेने की मतलब योग्यता है। या दूसरा, इसका उद्देश्य क्या? ये सुनिश्चित करना कि बैंक बहुत ज्यादा जोखिम लेकर दिवालिया ना हो जाए, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए CRR है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, देखो समझते हैं। मान लो किसी बैंक का रिस्क वेटेज असेट्स, ये रिस्क वेटेज असेट्स क्या है? सपोज करो
बैंक ने किसी को लोन दिया, अब क्या पता वो लोन वापस आए या ना आए, वही तो रिस्क है ना। तो ये क्या है, रिस्क वेटेज असेस्ट। ये कैसे निकलता है अभी निकालेंगे आगे। मान लो किसी बैंक का जोखिम भरी परिसंपत्तियां या संपत्तियां कितनी है, 100 करोड़ की है। जोखिम भरी संपत्तियां कितना है, 100 करोड़ के उसने लोन दे रखा है, जिन पे कन्फर्म नहीं है वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन बैंक के पास कैपिटल जो पूंजी है बैंक के पास 12 करोड़ है, इसमें सेविंग अकाउंट वगैरह नहीं, ध्यान रखना पहले, है ना, वो नहीं, 12 है, 12 करोड़ है। तो अब इसका सीआरआर कैसे निकालेंगे, इसका सीधा साक है भाई, बैंक की कितनी कैपिटल है, 12 करोड़, उसकी में भाग दे दो किसका, रिस्क वेटेज असेस्ट का, 100 से गुना कर दो। तो हमने 12/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 12%। तो मतलब बैंक का रिस्क वेटेज असेस्ट कितना परसेंट है, 12%। आरबीआई ने कितना बता रखा है, 9%। मतलब बैंक सुरक्षित है। और अभी बैंकों का कितना चल रहा है, 16.7। ग्रोथ दिखाई ना, अभी मैंने बोला इकोनॉमिक्स देखो। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन करें कि आरबीआई ने सीआरआर की न्यूनतम, मैं बार बार कह रहा हूं, कितना बता रखा है, 9%। कितना परसेंट, 9%। टायर फर्स्ट का 7% कम से कम। बेसल नॉर्म 3 ने कितना कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, 8%। तो ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो किसी बैंक का सीआरआर 9% से कम है, तो क्या होगा उस बैंक पे, उस पे पीसीए लग जाएगा, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाए। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान में यह है कि मान लो बैंक का सीआरआर 9 से नीचे है, तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, उस बैंक को कहेगी अब तुम लोन नहीं दोगे, कोई भी जोखिम वगैरह, लोन बंद। उसका जो मैनेजमेंट वगैरह उसमें आरबीआई अपना कंट्रोल में लेगी, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल भी सकते हैं, मतलब सुधार कर सकती है, हैं? बैंक को बंद नहीं करेगी, एक चेतावनी है कि हम अब तुम सुधर जाओ। पीसीए का मतलब यही है। तो ये लगा सकती है अगर 9% से नीचे जाता है। और अगर किसी बैंक का उच्च सीआरआर है, इसका मतलब क्या है, बैंक सुरक्षित है। अगर 9% से ज्यादा है, उसका मतलब बैंक सुरक्षित है। वापस देख लो इसकी परिभाषा, अगर किसी मेरे भाई को समझ में नहीं है। देखो सीआरआर एक वित्तीय अनुपात है जो किसी बैंक की पूंजी की तुलना उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों से करता है या संपत्तियों से करता है। ये संकेत देता है कि बैंक के पास कितनी पूंजी है जिससे वो आने वाले घाटों से निपट सकती है। इसकी परिभाषा सीआरआर की। अब इसका निकालने का सूत्र मैंने अभी पिछले बार बताया था, कैपिटल बटा रिस्क वेटेड एसेट। तो कैपिटल कौन कौन सी आएगी बैंक की, टायर फर्स्ट कैपिटल, टायर सेकंड कैपिटल। और अभी हमने पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 93% बैंक की जो कैपिटल है उसमें टायर फर्स्ट की कैपिटल बड़ी है। तो टायर फर्स्ट क्या है, टायर सेकंड क्या है, इसी को ही समझेंगे। सबसे पहले टायर फर्स्ट कैपिटल क्या है, इसको मुख्य पूंजी भी बोलते हैं बैंक की। देखो बैंक के वो पैसे, पेड अप कैपिटल या इक्विटी कैपिटल, बैंक में मान लो बहुत सारे लोगों का शेयर है जिन्होंने पैसा लगा रखा है, सेविंग अकाउंट वाला वो नहीं, बैंक में शेयर है, बैंक के वो मालिक थोड़े बहुत है ना। तो इक्विटी, बैंक ने जो पूंजी अपने शेयर धारकों से इकट्ठा की। एग्जाम्पल, अगर बैंक ने 100 करोड़ के शेयर जारी किए तो वो उसकी क्या हो गया जाएगी, इक्विटी कैपिटल हो जाएगी। दूसरा है स्टैट्यूटरी रिजर्व या डिस्क्लोज्ड, क्लोज नहीं, डिस्क्लोज रिजर्व, मतलब वह लाभ जो बैंक ने बचा कर रखे हैं और जिन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाया है। मतलब बैंक ने लाभ कैसे कमाया, मतलब आपको लोन दिया, हाउस लोन दिया, आपने बाइक पे लोन लिया, उस पे ब्याज तो ले रही है ना बैंक, वो पैसा प्रॉफिट से अलग किया गया रिजर्व फंड मान सकते हो आप। रिटेन रनिंग, पिछले वर्षों के मुकाबले में जो पैसा डिविडेंड को ना देकर बचा, मान लो आपको बैंक में पार्टनर है उनको ना देकर पैसे बचा रखे। तो टायर फर्स्ट में कौन कौन सी कैपिटल आती है, पेड अप कैपिटल या इक्विटी कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व या डिस्क्लोज रिजर्व है, दूसरा रिटेन अर्निंग। अब आपसे कोई पूछे कि टायर फर्स्ट में कौन सी पूंजी आती है, वह पूंजी होती है जो किसी बैंक के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आपके पास पैसा है नहीं तो बैंक क्या करेगी, अगर बैंक को घाटा है तो सबसे पहले यही पूंजी नुकसान झेलती है, टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में आपके डिमांड अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट वगैरह नहीं आते, है ना, कि वो तो बैंक को देना होता है, ये प्रॉफिट है। टायर 2 में कौन कौन सी आती है, देखो टायर 2 में वो पैसे आते हैं जो अनडिस्क्लोज्ड है, जिनको बाहर दिखाया नहीं गया है, जनता को बताया नहीं गया है कि भाई कितना प्रॉफिट है।
ऐसे लाभ जो बैंक ने कमाए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने खातों में पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की। दूसरा, सबऑर्डिनेट डेबिट्स, मतलब बैंक ने ऐसे ऋण ले रखे हैं जो 5 साल है उससे ज्यादा की अवधि के लिए, तो बैंक को डूबने से कर्ज से स्थिति में बचा सकते हैं। डिपॉजिटर को पहले से भुगतान होता है फिर उन्हें दिया जाता है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे फाइनेंस टूल जो इक्विटी और डिबेट दोनों जैसे होते हैं, मतलब प्रीपेचुअल बॉन्ड, आप इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, वो भी किस में आएंगे, टायर 2 में आएंगे। जनरल प्रोविजनल लोन लॉस रिजर्व है, बैंक जो प्रोविजन फ्यूचर लॉसेज के लिए बनाता है उन्हें एक सीमा तक टायर 2 में ही जोड़ा जाता है। अब आपसे कोई पूछे टायर 2 में कौन कौन सी आती है बैंक की पूंजी, तो बताना है। बैंक को बहुत बड़ा नुकसान जब होता है तो टायर फर्स्ट कैपिटल कम पड़ती है, तब टायर 2 थोड़ी बहुत सहायता दे सकती है, मेन टायर फर्स्ट ही देती है। और कौन कौन सी कैपिटल आती है टायर 2 में, तो इन चारों के नाम याद रखना आपसे पूछे। तो मैंने क्या कहा, वापिस सूत्र पे चलते हैं। सूत्र क्या है कि सीआरआर निकालना तो टायर फर्स्ट का पैसा, टायर 2 का पैसा। तो अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास इक्विटी मतलब पेड अप जनरल 500 करोड़ रुपए का उसका शेयर मार्केट से पैसा है। डिस्क्लोज जिसने मार्केट में डिस्क्लोज कर रखा है अर्निंग वगैरह, वो 300 करोड़ की है। तो टायर फर्स्ट की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 800 करोड़। और अब टायर 2 की कैपिटल पैसे, जो पैसे उन्होंने मार्केट में बताए नहीं, अनडिस्क्लोज्ड है, मान लो 50 करोड़। सबऑर्डिनेट डेबिट ले रखे 10 साल से ज्यादा 5 साल ज्यादा के हैं, कितने के, 200 करोड़ के। जनरल लोन है ये कितना, 50 करोड़ को, तो कितनी होगी टायर 2 की कैपिटल 300, टायर फर्स्ट की कितनी थी, तो ये टायर फर्स्ट की 800, तो टोटल कितनी हो जाएगी कैपिटल 1100। और सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र ये था टायर फर्स्ट टायर 2 बट्टा रिस्क वेटेज असेट, इसका भाग देके 100 से गुणा कर। इन दोनों को हमने जोड़ा, 800 इंटू 800 प्लस 300 1100, और इसमें 10,000 का भाग दे दो। मान लो कि रिस्क वेटेज असेट 10,000 है, तो कितना परसेंट आएगा बैंक का सीआरआर, 11%। कितना आएगा, 11%। एग्जाम पूछे तो क्या बताओगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि रिस्क वेटेज असेट्स क्या है, वापिस कंफ्यूजन नहीं लेना है। देखो जितना भी बैंक के पास कैश है, कैश विद आरबीआई, वो कोई रिस्क, उस पर कोई रिस्क नहीं है। क्या नहीं, उस पर जीरो रिस्क है। अब बैंक ने होम लोन दिया है, मान लो 500 करोड़ का होम लोन दिया है, तो याद रखना होम लोन पे रिस्क कितनी रहती है, 50% आने के चांस है, 50 नहीं आने के चांस है। पर्सनल लोन पे रिस्क वेटेज कितना होता है, 100% का। कॉर्पोरेट लोन पे कितने का होता है, 150% का। तो अब मान लो 200 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट को दिए तो उसका रिस्क कितना हो जाएगा, 300, वेटेज ज्यादा है। पर्सनल लोन 400 का, तो 400 करोड़ में पंगा आए ना आए, इस पे 50-50 चांस है। तो ऐसे रिस्क वेटेज असेट्स है वो गिनी जाती है। अब आपसे कोई पूछे तो इनका आंसर दे सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन आया, यदि बैंक का सीआरआर घटकर 6% रह जाए तो निम्न में से कौन सा सही होगा। बैंक पूरी तरह सुरक्षित है, नहीं, कैसे सुरक्षित है, 9% पे सुरक्षित है ना भाई। बैंक को अधिक ऋण देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आरबीआई बैंक पे पीसीए प्रमोट करेक्टिव एक्शन लागू कर सकता है, हाँ ठीक। बैंक को नहीं चाहिए होगा, तीसरा बताया था मैंने। आगे क्वेश्चन पूछे आपसे यूपीएससी पीसीए, ये रिस्क वेटेज असेट्स का सही अर्थ क्या है। तो मतलब बैंक की सभी संपत्तियां समान जोखिम के साथ होती है। दूसरा, बैंक की संपत्तियां मतलब उनकी कैपिटल जिन्हें उनके जोखिम स्तर के आधार पर भारित किया जाता है। केवल विदेशी संपत्तियां, केवल ऋणग्रस्त संपत्तियां। तो रिस्क वेटेज असेट्स कौन सी है, बैंक की संपत्तियां जिन्हें उनके जोखिम स्तर के आधार पर भारित किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया होम लोन का 50% है ना। आगे यह असर्सन और रीजनिंग का है सीआरआर पे। सीआरआर ये दर्शाता है, ये असर्सन है, ठीक। सीआरआर यह दर्शाता है कि बैंक के पास उसकी जोखिम भारी संपत्तियों के अनुपात में कितनी पूंजी उपलब्ध है। हाँ सही है ये। दूसरा, सीआरआर की गणना केवल बैंक की जमा डिपॉजिट के आधार पर की जाती है, नहीं, उसमें टायर फर्स्ट और टायर 2 है उस कैपिटल पे किया जाता है, डिपॉजिट पे नहीं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेना। और यूपीएससी पूछे करंट से तो आप बता दो करंट में क्या है सीआरआर का।
भाई कितना परसेंट है CRR अपना भी? 16.7%। तो आप इसका जवाब दे सकते हो जो इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ है।